अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर के रूल्स समझते हुए अपन ने क्या पढ़ा था कि गुड्स को न केवल असरटेन करना पड़ता है पर अप्रोप्रिएट करना पड़ता है। कैसे? कि सर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना पड़ता है, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करना पड़ता है, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना पड़ता है गुड्स को। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन जो है वो सेलर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ बायर, या फिर बायर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। ये कंसेंट आगे पीछे, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कैसे भी ली जा सकती है, ये सब अपन ने कल पढ़ा था। तो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ठीक है, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स यदि खुद के पास में ही सेलर ने रिजर्व करके रख लिया किसी भी तरीके से, तो फिर वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है, वो फिर नहीं चलेगा। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। ठीक है, तो सर इस पे थोड़ा सा और आज पढ़ते हैं। अनकंडीशनल सेलर्स राइट ऑफ रिजर्वेशन, सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स, दैट इज कंडीशनल अप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो सेलर कई बार क्या करते हैं कि माल बायर के पास में भेजा, लेकिन उसमें कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर दिया। क्या? कि सर कैरियर को माल पकड़ाया बी को देने के लिए, लेकिन उसकी जो रिसिप्ट है, वो जो पावती होती है ट्रांसपोर्टर को पकड़ा दिया, उसमें खुद का नाम लिखवा लिया। या इसके बायर के शहर में कोई एजेंट बैठा है सेलर का, उसका नाम लिखवा दिया। तो सर यहां पर कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो रहा है, अनकंडीशनल नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा काम कर लिया उसने, अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व करके रख लिया सेलर ने, तो फिर वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन होएगा। नंबर वन। नंबर टू, सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए, लेकिन उसको साफ बोल दिया कि ये गुड्स तब तक तेरे नहीं होंगे जब तक कि तूने मेरे को पेमेंट नहीं कर दिया। तो ये भी ही इज रिजर्व, मतलब ही इज डूइंग अनकंडीशनल की बजाय ही इज डूइंग कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं क्या है, कभी कभार काम आ जाता है ये। सेलर्स रिजर्वेशन ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स। सेलर कैसे कैसे अपना राइट रिजर्व करके रख लेता है गुड्स के लिए। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कहाँ है? शेटी कहाँ चली गई? इधर हो सर। हाँ, पढ़ना स्टार्ट कर। In a contract for sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated, the seller may, by the terms of the contract or appropriation, reserve the rights of disposal of goods until certain conditions are fulfilled. देखो, चाहे स्पेसिफिक गुड्स की बात आ रही हो या फिर वेयर द गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड, यानी कि अनअसर्टेन गुड्स की बात आ रही हो जिन्हें बाद में अप्रोप्रिएट किया जा रहा हो फॉर द यूज इन कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर सेलर या तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या अप्रोप्रिएशन करते वक्त अपना राइट रिजर्व करके रख सकता है। किस बारे में राइट? राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब तक कि कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती हैं तब तक। जैसे कि पेमेंट नहीं आ जाए तब तक गुड्स, मतलब तब तक मैं गुड्स आपको नहीं दूंगा, या फिर गुड्स की ओनरशिप नहीं दूंगा, गुड्स भले ही ले जाओ। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट पढ़ गई। It makes no difference even if the goods have been delivered to the buyer or carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer. चाहे गुड्स किसी कैरियर को दे दिया या डायरेक्टली बायर को भी दे दिया, या कोई बेली को दे दिया कि आप मुंबई से पुणे जा ही रहे हो तो एक गुड्स उसको डिलीवर कर देना, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेलर कैन डू कंडीशनल अप्रोप्रिएशन। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है तो फिर बात पूरी नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि उसने साफ बोल दिया जब तक पेमेंट नहीं तब तक या तो माल नहीं मिलेगा मेरे एजेंट से, या जब तक पेमेंट नहीं तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी मेरे से। तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल पर, K sent goods by carrier to M on the condition that payment shall be made within 1 week of the date of receipt of goods by M. The property in goods does not pass to M until payment, even though he has taken custody of the goods from the carrier. मिस्टर के ने एक ट्रक वाले से
मिस्टर एम के लिए गुड्स भेजा और साथ में एक कंडीशन अटैच करी कि सर गुड्स तो आप ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी ओनरशिप मैं आपको तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आप गुड्स मिलने के 1 हफ्ते के भीतर मुझे उसका पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक मैं ओनरशिप नहीं दूंगा। ठीक है। द प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स डज नॉट पास टू बायर अंटिल पेमेंट इवन दो ही हैज टेकन कस्टडी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कैरियर। तब तक उसके पास में नहीं ट्रांसफर होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी तक के लिए ये बात समझ में आई। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन क्या हुआ, समझ में आ गया या नहीं आया इस तरीके से? या बोलो हाँ या ना, इजी चीज है। कोई कोई भी समझदार सेलर होएगा वो ये सब काम करेगा, क्योंकि कई बार बायर पैसे खा के बैठ जाता है। सेकंड, डीम्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन। कई बार मैंने अपना माल डिस्पोज ऑफ करने का राइट खुद के पास में रिजर्व कर लिया है डीम्ड तरीके से। द सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंडर द फॉलोइंग मोड्स। द सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल अंडर द फॉलोइंग मोड्स। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी, ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर। शिपमेंट और रेलवे डिलीवरी by making the goods deliverable to the order of the seller or his agent। जो मैंने ऊपर तरीका बताता आ रहा हूं ना आपको कि सेलर ने माल तो कैरियर ये शिपमेंट या रेलवे को दिया, कैरियर को दिया, लेकिन उसने किसके ऑर्डर पे डिलीवर करवा लिया? खुद के नाम पे या फिर अपने उस सिटी में बैठे हुए अपने एजेंट के नाम पे। तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? ही इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स थ्रू दिस फैशन। ऐसे भी वो अनकंडीशनल की बजाय कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहा है। या ड्राइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बायर। बिल ऑफ एक्सचेंज की सर माल के साथ में बायर ने एक बिल भी भेज दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि इतने रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर ने साइन, बायर ने नहीं सॉरी सेलर ने बायर को माल भेजने के साथ में ही गुड्स के साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया। गुड्स के साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेज दिया। क्या था उसमें कि सर बिल ड्रॉ कर दिया सेलर ने बायर के ऊपर, इतनी तारीख को इतने रुपए आप मुझे पेमेंट करने का वादा करते हैं। ठीक है। तो सर by seller drawing a bill for the price and making it acceptable by the buyer, तो सर उसने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है। क्या? सेलर ने बायर को एक तो गुड्स दे दिया, साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे दिया और उसे एक्सेप्ट करवा लिया। ठीक है। तो सर दिस इज ऑल्सो ही इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। ठीक है। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहा है। कैसे? अब देखो, कुछ बायर शाणे होते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटर्न कर देते हैं और गुड्स रख लेते हैं, तो ऐसा करने से उनको कोई ओनरशिप नहीं मिलने वाली है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वाला काम हुआ ही नहीं है, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हुआ है। ठीक है। आओ देखते हैं क्या लिखा है इस बारे में। बाय सेलर ड्राइंग अ बिल फॉर द प्राइस एंड मेकिंग इट एक्सेप्टेबल बाय द बायर। सर ये भी रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल है। एग्जाम्पल, X at Chennai took a bill of lading in the name of Z at Maldives। बिल ऑफ lading क्या होता है रे? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। जब आप शिप के ऊपर माल चढ़ा रहे होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इशू किया जाता है जिसका नाम होता है बिल ऑफ lading, कि माल चढ़ा दिया, ये इनका माल है और इनको देना है। ठीक है। सो एक्स ने चेन्नई में माल चढ़ाया इन द नेम ऑफ जेड एट मालदीव्स। जेड के नाम से मालदीव्स, जो मालदीव्स में रहता था, उसके लिए। बट सेंड इट टू जे एक्सेस एजेंट एट मालदीव्स। कि सर लेकिन माल किसके पास में भिजवा दिया? अपने एजेंट के पास में, जो कि मालदीव्स में रहता था। यानी कि उसने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स किया है। अच्छा, जब कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हुआ, थोड़ा सा समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट, सब जने अपना दिमाग खोल के समझेंगे। ठीक है। अपन क्या कहते हैं, ओनरशिप या प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास में चली जाए, इसके लिए अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। लेकिन सर जैसे ही चेन्नई वाले आदमी ने मालदीव वाले आदमी के लिए माल भेजा, लेकिन उसको अपने एजेंट के पास में मालदीव में उतरवा दिया। यानी कि ये क्या हुआ
ये हो गया कंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो गया। जब कंडीशनल, अपन कहते हैं कि ओनरशिप या प्रॉपर्टी जाने के लिए अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए, लेकिन सर यहां पर तो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है। अभी क्या हुआ, यानी कि ओनरशिप या फिर प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास में ट्रांसफर नहीं हुई है, क्योंकि कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है। अब इस दौरान क्या हुआ, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन तो किया कि सर माल तो एम के लिए है, लेकिन भिजवाया अपने एजेंट के पास में और माल अभी रास्ते में है, ठीक है, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हुआ है, तो ओनरशिप सेलर से बायर के पास में नहीं गई है, ओनरशिप सेलर के पास में ही है। इतने में रास्ते में तूफान आया और तूफान में वो सी के अंदर तूफान में वो माल जो है वो खराब हो गया। तो सर चूंकि यहां पर उसने कंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया था, इस वजह से सर ओनरशिप जो है वो सेलर के पास में रही, एंड रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। जिस जो ओनर है, यदि किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, तो फिर जो ओनर है ही विल हैव टू बियर द रिस्क। तो सेलर ने को ही ओनरशिप का रिस्क बियर विद करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना। क्या ये एनालॉगी या कंसेप्ट समझ में आया सभी जनों को? The goods were destroyed while in sea. X has, yani seller has to bear the loss as the ownership has not passed to Z. Ownership has not passed to Z. ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल समझ में। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट क्या होता है, जबकि होना चाहिए अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। बोलो समझ में आया या नहीं हुआ? यस और नो? अरे यस और नो? शिरीन जॉन, ईशा बांगर, देव, यस सर। Yes, कैसी sir. है बेटी? ठीक है। मंशा शर्मा, Yes, sir. आजकल क्या बात है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या? क्यों, क्या हुआ? ना कोई कमेंट, ना कोई आवाज, ना कोई पार्टिसिपेशन, ना टू सर मैं थम्स अप। ना टू वे कम्युनिकेशन। तो भैया क्लास में एक्टिव बैठना सब जने, ठीक है। चलिए एक नोट सर देखो। हाँ कौन है भाई? सर अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन में भी तो एजेंट के थ्रू गुड्स डिलीवर करते थे ना। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन में क्या बोल रही है? में भी तो अनकंडीशनल गुड्स एजेंट के थ्रू डिलीवर होता है ना। नहीं, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन में एजेंट के थ्रू कैसे डिलीवर हो रहा है? यदि देख सिचुएशन देख, मैंने माल जो है वो बायर के पास में डिलीवर करने के लिए भेजा तो सही, लेकिन उस सिटी में अपने एजेंट को भेज दिया और बोल दिया जब तक जब तक पैसा नहीं आ जावे तब तक माल मत देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहा हूँ या अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर रहा हूँ? कंडीशनल। तो डाउट कहाँ आ रहा है? सर वो वर्डिंग है ना, वो जो अनसर्टेन गुड्स में था अनकंडीशनल में। हाँ मेरे को पेज नंबर बता। सर मेरे पास पीडीएफ ये रहा, इधर का है, हाँ कौन सी सर, में? उसमें सी पॉइंट पे वो जो फर्स्ट वाला है। They must be unconditionally appropriated to the contract. Goods must be unconditionally appropriated. Unconditional appropriation is where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailey for their transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal. He is not reserving his right of disposal. जबकि उधर एजेंट के पास में अपना राइट डिस्पोज ऑफ करने का सिक्योर करके रख रहा है। डिफरेंस समझ में आया शेरिन? शेरिन, डिस्पोजल मतलब वही ना, वो बेच दिया। देने का राइट। अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। अच्छा एक नोट लिखा हुआ है, द बायर, देखो अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज कई बार क्या करता है, अभी मैंने बताया था ना आपको, सेलर बायर को माल भेजते समय साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे देता है कि भाई, और वो बिल उससे साइन करा लेता है। अब कई बार बायर शाना होता है, द बायर इज बाउंड टू रिटर्न द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिप्ट इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। यदि तू बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो कि माल के साथ में या उसके साथ में भेजा है, तो तुझे माल लेने का भी अधिकार नहीं है। तुझे फिर वो रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लीडिंग या जो भी माल
छुड़ाने की पावती है वो भी तेरे को वापस कर देनी है। यदि एक्सेप्ट करना है तो बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों एक्सेप्ट करो। यदि इसको रिजेक्ट कर रहे हो तो इसको भी रिजेक्ट करो। ऐसा नहीं कर सकते इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये वापस भेज दिया कि नहीं ये मैं साइन नहीं करूंगा। ठीक है, सो इफ ही डज नॉट एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसको ये भी रिटर्न कर देनी है जिससे वो माल छुड़ा सकता है। इफ द बायर wrongfully returns the bill of exchange, देखो यदि शाणपत्री की तो क्या होगा, इफ द बायर wrongfully returns the bill of exchange the property in the goods does not pass to him, ओनरशिप उसके पास में पास नहीं होगी। wrongfully यानी कि केवल ये एक्सेप्ट कर लिया और इसको रिटर्न कर दिया, wrongful काम कर रहा है वो, तो property in the goods will not pass to him, ownership will not pass to him। ठीक है, शाणपत्री कोई काम नहीं आने वाली है। क्या तुमको ये टॉपिक समझ में आ गया, सेलर रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स? तो एग्जाम में इतना कंसेप्ट मैंने आधा घंटा लग के आपको इसलिए समझाया है, यदि इसमें आपको झोल में डालने की कोशिश करे एग्जामिनर तो हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इन सब में। ठीक है, हम हमारा आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट भेजी है तो दोनों एक्सेप्ट होनी चाहिए, चाहे सेलर इज रिजर्विंग इज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, ठीक है, अपने नाम की पर्ची कटा के या अपने एजेंट को माल सौंपवा के, ठीक है, तो वो अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन नहीं और कंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो रहा है तो फिर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है जी, आई थिंक इससे ज्यादा इस टॉपिक में और कुछ डिस्कस करने को नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिस्क पासिस विद ओनरशिप। जो ओनर है रिस्क उसकी है, पासिंग ऑफ रिस्क सेक्शन 26। शेट्टी। The general rule is the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at buyer's risk, whether delivery has been made or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर रिस्क पासिस विद द ओनरशिप या रिस्क बिलोंग टू द ओनर। जब भी माल को नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को वहन करने की किसकी जिम्मेदारी होगी, कि सर जो उस समय ओनर है उसकी जिम्मेदारी होगी। यदि सेलर ओनर है तो सेलर की होगी, यदि बायर ओनर है तो बायर की होगी। हमने कल देखा था, कल क्या पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं, स्पेसिफिक गुड्स में, अनअसर्टेन गुड्स में और गुड सेंड ऑन अप्रूवल में कब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कि सर इनके अपने अपने रूल्स पढ़े थे अपन ने। स्पेसिफिक गुड्स में तो ये 2-3 सिचुएशन पड़ी थी कि यदि गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, प्राइस डिसाइड हुई है तो, और गुड्स स्पेसिफिक है तो सर एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली जाती है। अब सेलर ने उन गुड्स का पूरा ध्यान रखा, ना सेलर की गलती थी ना बायर की गलती थी, अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, ठीक है, सेलर ने पूरा ध्यान रखा, लेकिन फिर भी उन गुड्स को भूकंप आने के कारण यदि नुकसान पहुंच गया तो सर गुड्स किसकी रिस्क में है, कि सर ओनर की रिस्क पे है। सर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई क्या? हाँ सर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, एक्सेप्टेंस आया, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में चली गई, ठीक है, तो गुड्स विल बी एट रिस्क ऑफ द बायर। बायर ये नहीं बोल सकता अरे भाई मुझे तो गुड्स डिलीवर ही नहीं किया आपने, तो फिर मैं रिस्क क्यों बेयर विद करूं? अरे क्योंकि ओनरशिप तेरे को ट्रांसफर हो गई है बुद्धू, समझ, इसलिए तू रिस्क बेयर विद करेगा, तू ओनर है। सो रिस्क इसीलिए कब ओनरशिप सेलर से पास में जा रही है ये देखना इसलिए भी बहुत बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ओनर है वो रिस्क बेयर विद करेगा उन गुड्स की। ठीक है, सो दिस डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है इससे मतलब नहीं है, ओनरशिप जो है जिसके पास में है रिस्क उसको बेयर विद करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट शेट्टी। Risk follows the ownership. Risk means liability to bear the loss in case goods are damaged. यदि गुड्स को डैमेज हो रहा है तो उनकी लाइबिलिटी कौन बेयर विद करेगा, ये होती है रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, द अबव रूल इज सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस, यानी कि इसके द अबव रूल, ये जो रूल अपन ने पढ़े हैं ना, इट इज सब्जेक्ट टू 2 क्वालिफिकेशंस, यानी कि इन केसेस में
सर डिफरेंट होगा, फिर ओनरशिप नहीं देखी जाएगी। फिर मान लो किसी ने गुड्स को डीले करके और पहुंचाया, तो डीले जिसके कारण हो रहा है उसकी गलती है, उसको फॉल्ट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ओनर की गलती नहीं है, तो ओनर नहीं भुगतेगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने ऐसी बातें पढ़ी रखी। आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, शेट्टी। If delivery has been delayed by fault of seller or buyer, the goods shall be at risk of the party in default as regards loss which might not have been arisen but for the default. देखो, यदि डिलीवरी जो है वो सेलर या बायर जिसके भी गलती के कारण डिले हुई है, द गुड शेल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड्स लॉस। तो सर रिस्क उसकी होगी जो पार्टी डिफॉल्ट में है, जो अदरवाइज लॉस नहीं हुआ होता, जो अदरवाइज लॉस नहीं हुआ होता। ठीक है, यदि डिले नहीं होता तो बस। अब इसका और इसको मैं एक्सटेंड करूं कि सर जिस भी पार्टी के गलती के कारण लॉस हो रहा है, तो फिर गुड्स की जो नुकसान है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पर। The duties and liabilities of buyer and seller as bailey of the goods for the other party remains unaffected even when the risk has passed generally. देखो, ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई, यस। नाउ बायर इज द ओनर, सेलर से ओनरशिप खत्म हो गई है, बायर इज द ओनर, लेकिन गुड्स अभी भी सेलर के पास में ही पड़े। तो सर इनमें बेली वाला रिलेशनशिप हो जाएगा, इनमें बेली वाला रिलेशनशिप हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई ओके, आई एम सो सॉरी, लेट्स कम बैक एंड स्टार्ट। तो सर ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई है, नाउ बायर इज द ओनर, लेकिन गुड्स अभी तक सेलर के पास भी पड़े हैं, तो इनमें बेलर बेली वाला रिलेशनशिप हो जाएगा, इनमें बेलर बेली वाला रिलेशनशिप हो जाएगा। बेलर बेली वाला रिलेशनशिप में कि सर गुड्स है इसका, लेकिन पड़े इसके पास हैं, जब भी समय मिलेगा या ये ले जाएगा या ये इसको भेज देगा, अभी तो बेलर बेली वाला रिलेशनशिप। एक समझने की कोशिश करो कि सर मान लो ईशा शेट्टी जो है और ईशा बांगड़ जो है, एक मुंबई में बैठी है, एक पुणे में बैठी है। ठीक है, तो पुणे से ये मुंबई घूमने आई, तो इसने ईशा शेट्टी का स्कूटर ले लिया। ठीक है, चल मैं घूम के तेरे को शाम को वापस दे दूंगी। तो सर जिसका स्कूटर था वो तो हो गया बेलर, जिसने स्कूटर लिया वो हो गया बेली। तो सर बेलर और बेली के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। बेली जिसके पास में माल है दूसरे का, उसका क्या ड्यूटी होता है कि उसको उस माल की प्रॉपर केयर टेकिंग करनी है। ठीक है, उन गुड्स का मतलब एक्सपर्ट नहीं, प्रॉपर केयर टेकिंग करनी है, उन गुड्स का पर्सनल यूज में नहीं लेना है। तो ये अभी तक गुड्स उसके हो गए तो पर्सनल यूज में नहीं लेना है, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। फिर जब काम खत्म हो जाए तो उनको वापस बेलर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो कि एक बेलर और बेली के बीच में होती है, बेली की जो ड्यूटीज होती हैं, जिसके पास में माल रहता है वो बेली है, तो सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेलर बेली की सारी ड्यूटीज का दोनों पार्टीज वहन वित्त करें। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो, सेलर ने बायर को केवल गुड्स दे दिया लेकिन उसकी ओनरशिप नहीं दी अभी तक। तो सर अब बायर हो गया, प्रोबेबल बायर जो हो गया वो हो गए बेली, और ये हो गया बेलर। तो उसको उन गुड्स का वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि सेलर रखता अपने खुद के गुड्स का। ठीक है, इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस ये ड्यूटीज रहेंगी। द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर एज बेली ऑफ द गुड्स, बायर एंड सेलर दोनों लिखा है, बायर एंड सेलर एज बेली ऑफ द गुड्स। बेलर क्यों नहीं लिखा रे, बेली क्यों लिखा?
क्योंकि गुड्स जिसके पास में जाते हैं वो ओनर, मतलब ओनर के अलावा की अपन बात कर रहे हैं। ओनर, सेलर ने बायर को ओनरशिप दे दी, लेकिन गुड्स सेलर के पास में ही है, तो सर बेली ऑफ गुड्स इज सेलर। सेलर ने बायर को गुड्स दे दिए, लेकिन ओनरशिप खुद सेलर के पास में ही है, तो बायर बिकम्स दी बेली ऑफ द गुड्स। ठीक है, सो ये जो ड्यूटीज है ना बायर और सेलर की एज बेली ऑफ द गुड्स, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क हैज पास जनरली। कि सर ओनरशिप दे दी बायर को, ओनर ये बन गया, लेकिन गुड्स अभी तक सेलर के पास में ही है, तो सर बेली की तरह इन गुड्स का ध्यान रखना इसकी ड्यूटी है। बेली की तरह इन गुड्स का ध्यान रखना इसकी ड्यूटी है। ठीक है जी। तो भले ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो तो क्या ये पहला फंडा समझ में आया? क्या ये पहला फंडा समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ये क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ? क्या ये सबको समझ में आया? शेरे, निशा, मंशा, देव, Yes, sir. दिया शेट्टी, दिया, Yes, sir. पान्य, पान्यमीज आईफोन समझ में आया? यस सर। झील मैडम अभी तक खाना चल रहा है क्या? अरे झील मैडम हाँ सर। अभी तक खाना खा रही है? हाँ सर, प्लेट रख के जस्ट टाइम अभी वीडियो ऑन कर रही थी। ओ माय गॉड। चलिए आगे। तो सर ये हो गया, और इससे पहले अपन ने एक रूल और पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि सर गुड्स जिसकी भी गलती के कारण नुकसान हो रहा है वो बेयर विथ करेगा। गुड्स की डिलीवरी में जिसकी गलती के कारण डिले हो रहा है वो बेयर विथ करेगा। ठीक है, अब इस पहले रूल पे क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में, क्या? कि सर सेलर ने बायर को माल दिखाया, सेलर के गोडाउन में पड़ा हुआ था, सेलर के गोडाउन में पड़ा हुआ था। ठीक है सर, सेलर ने बायर को माल बेच दिया, ओनरशिप दे दी, और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि भैया कल शाम तक अपना माल हटा लेना, कल शाम तक अपना माल हटा लेना, क्योंकि मुझे मेरे गोदाम में परसों मेरा दूसरा माल आ रहा है वो भरना है। लेकिन ये माल को यहां से हटा के लेके ही नहीं गया। ठीक है, सेलर ने क्या किया? गोदाम के बाहर उन गुड्स को रख दिया क्योंकि इसका माल आ रहा था, और अपना माल अंदर घुसा दिया गोदाम में। चांस की बात देखो, उसी समय बारिश आई और वो गुड्स जो बाहर रखे गए थे वो खराब हो गए। अब इन गुड्स की जो वो कहते हैं ना लॉस है, वो कौन बेयर विथ करेगा? सेलर करेगा या बायर करेगा? तो सर गुड्स की डिलीवरी में डीले किसकी गलती के कारण हो रहा है? गुड्स की डिलीवरी में डीले बायर की गलती के कारण हो रहा है, इसने गुड्स वहां से नहीं हटाए, तो जिसकी गलती के कारण हो रहा है लॉस उसको बेयर विथ करना पड़ेगा, तो बायर को करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये पहली बात समझ में आई? दो तीन एग्जांपल और दूंगा। क्या ये पहला एग्जांपल समझ में आ गया? हाँ सर। दूसरी, कि सेलर ने बायर को गुड्स दिखाया, बायर ने उन गुड्स को खरीद लिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन माल अभी तक सेलर के गोदाम में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सर सेलर कौन हो गया? बेली हो गया या नहीं हो गया? ऐसी कोई बात नहीं थी कि तुमको माल कल तक हटा लेना है क्योंकि मेरा माल आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो सर अब सेलर कौन? सेकंड रूल लगेगा, बेली। सर बेली है, सर इसको इधर भी सेलर बेली था, लेकिन सर वहां पर पहला रूल पहले लग रहा था कि है ना गुड्स जिसकी गलती के कारण डीले हो रहे हैं वो माल का लॉस बेयर विथ करेगा। ठीक है, अब इधर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि 2 दिन में माल हटा लेना क्योंकि तीसरे दिन मेरा माल आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ओनरशिप इसको दे दी, इज स्टिल द बेली, सेलर की पोजीशन में पड़ा, इज स्टिल द बेली। इसने क्या किया? उन गुड्स को प्रॉपरली ढक के नहीं रखा। यहाँ पर ये जो उसका गोदाम था ना, छत में खड्डे थे, ठीक है, उस खड्डों से पानी अंदर आ गया और उन गुड्स को खराब कर दिया। तो सर यहाँ पर इसने बेली की ड्यूटी पूरी नहीं की है, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स। तो सर
he will be responsible for the loss of the goods although B is the owner. हम जनरल रूल क्या बोलते हैं, रिस्क passes with the ownership, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने बेली की ड्यूटीज पूरी नहीं की, इसने बेली की ड्यूटीज पूरी नहीं की, ठीक है। इसलिए सेलर को उन गुड्स का डिस्ट्रक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। रिया बोल, क्या हुआ? सर ये एक बार आप रिपीट कर सकते हो, आपका पता नहीं आवाज बीच में चला गया। सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? तो सेकंड वाला। ठीक है, देख, सेलर ने बायर को माल की ओनरशिप दे दी, जो उसके गोदाम में रखे हुए थे उसकी ओनरशिप दे दी। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कल का कल माल को हटाना, क्योंकि परसों मेरा माल आ रहा है, वो मुझे गोदाम में भरना पड़ेगा, तो आपका माल हटा लेना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। माल यहाँ आराम से पड़ा था, माल यहाँ आराम से पड़ा था सर, लेकिन इसने माल को प्रॉपरली ढक के नहीं रखा, तो इसने बेली की ड्यूटीज पूरी करी नहीं करी ना। बेल, ये माल इसका ही और पड़ा इसके पास में, तो बेलर बेली बेलमेंट रिलेशनशिप हो गया इसमें, इन दोनों के बीच में। सर बेली ने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की, उसने माल का प्रॉपर केयर नहीं किया और इस कारण माल को नुकसान हो गया। तो सर नाउ, भले ही बायर, हम क्या पढ़ते हैं, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, बायर का है, बायर ओनर है, रिस्क उसकी होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि सर यदि लॉस किसी पार्टी की गलती के कारण हुआ है तो वो बेयर विद करेगा। यहाँ पर उसने बेली की अपनी ड्यूटीज माल को सही से रखने की पूरी नहीं की थी, इस वजह से सेलर को रेस्पॉन्सिबल बना देंगे, ऑल्दो बायर इज द ओनर। बात समझ में आ गई रिया? सर यस सर, थैंक ईशा यू। मांगड़, क्या हुआ? सर मुझे फर्स्ट सिचुएशन में डाउट है हाँ, कि फर्स्ट सिचुएशन रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो सकता है क्या, कि अगर अगर हमने ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी, बायर का पेमेंट भी आ गया, बट अब तक बायर आया नहीं है गुड्स कलेक्ट करने के लिए, तो यानी तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होएगा, ये मैं से पूछ रही हूँ, बिकॉज अभी तक बायर के अभी गुड्स हो गए, वो अभी तक आया नहीं है लेने, और बिकॉज ही इज डीलिंग, तो सेलर ने गुड्स बाहर रखे। इसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस का तो कोई कनेक्ट ही नहीं दिख रहा है, कैसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ, तू बता थोड़ा। कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट, कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट, कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, उसने बोला कि एक डेट पे वो पेमेंट कर देगा, दूसरी डेट पे वो आके ले जाएगा, बट अब तक वो आया नहीं लेने। वैसे मुझे तो कोई कनेक्ट नहीं दिख रहा है कंडीशनल एंड इंडिपेंडेंट या रेसिप्रोकल प्रॉमिस का इस कंसेप्ट से, कि मैं तुमको ओनरशिप दूंगा और तुम माल उठा के ले जाओगे। नहीं, तो इस कंसेप्ट को इसमें घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस कंसेप्ट को इसमें घुसाने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन होएगा, ठीक है। यदि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से पूछेंगे तो आपसे ये पूछेंगे, बताइए लॉस किसको बेयर विद करना है, सेलर को करना है या बायर को करना है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड मिक्स दिस कंसेप्ट, बिकॉज लॉजिकली उसको इधर घुसाने से कोई मतलब दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। अननेसेसरी कंफ्यूजन बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज पासिंग ऑफ रिस्क भी कर लिया अपन ने। ध्यान रखना, रिस्क पासेस विद ओनरशिप